आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जमीन पर जन्नत कहलाने वाला कश्मीर जहां गूनागू मसाइल से दो चार है, इनमें एक अहम मसला है मंशियात और नशाखोरी का। वादी के बाशऊर और हसास अफराद नशे की लानत को लेकर फिक्रमंद हैं। वादी कश्मीर के नौजवानों में मंशियात की लानत के तई बड़ी तेजी से रुझान बढ़ा है। कश्मीर की नौजवान नस्ल में नशावर चीजों का इस्तेमाल और इसके नतीजे में इनमें पैदा होने वाले अमराज का मामला बाइसे तशवीश है। अब इस लानत के खिलाफ अनोखा कदम उठाते हुए वादी की मसाजिद से मुहिम चलाई जाएगी। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से इस लानत के बारे में नौजवानों को आगाह किया जाएगा। यानी समाजी बुराइयों के खिलाफ अब ऐलान जंग की तैयारी है। नौजवानों को राह रास्त पर लाने की यह मिसाली पहल है। इस अनोखी पहल से मंशियात की लानत को शिकस्त दी जा सकेगी। आज इसी पर हम तफसील से प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में नौजवानों का मंशियात की लत में पड़ने का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। कश्मीर की नौजवान नस्ल में नशावर चीजों का इस्तेमाल और इसके नतीजे में इनमें पैदा होने वाले अमराज का मामला तशवीश का बायस है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वादी कश्मीर में ही तकरीबन 2 लाख अफराद नशे की लत में गिरफ्तार हैं। इनमें खवातीन भी शामिल हैं। 90% के करीब मंशियात के आदी अफराद 17 से 35 साल की उम्र के हैं। यही नहीं बल्कि स्कूली बच्चे भी इस लानत में मुलविस पाए गए। माहिरीन के मुताबिक वादी में नामुसाइद हालात, सियासी, समाजी और दीगर कई किस्म के मसाइल मंशियात के बढ़ते रुझान की वजूहात हो सकती हैं। वादी में सबसे ज्यादा नशे में आदी अफराद श्रीनगर में पाए गए हैं। 2017 में SMHS अस्पताल के इस्दाद मंशियात मरकज में 4000 केस दर्ज हुए, जिनमें से 45% का ताल्लुक श्रीनगर से था। अगरचे इंतजामी सतह पर इसके खात्मे के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ ये नासूर मजीद नौजवानों को शिकार बना रहा है, जिसके लिए इंतजामिया के ये इक़दामात ना के बराबर हैं। वादी के बाशऊर और हसास अफराद नशे की लानत को लेकर फिक्रमंद हैं। वादी कश्मीर के नौजवानों में मंशियात के तई रुझान में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। कश्मीर की नौजवान नस्ल में नशावर चीजों का इस्तेमाल और इसके नतीजे में इनमें पैदा होने वाले अमराज का मामला बाइसे तशवीश है। अब इस लानत के खिलाफ अनोखा कदम उठाते हुए वादी की मस्जिदों से मुहिम चलाई जाएगी। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से इस लानत के बारे में नौजवानों को आगाह किया जाएगा। इस मुहिम के तहत हर इलाके की मस्जिद से नशे के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और खासकर नौजवानों को इसके बुरे असरात से आगाह किया जाएगा। यानी कश्मीर में अब समाजी बुराइयों के खिलाफ ऐलान जंग की तैयारी है। मंशियात के खिलाफ मुहिम में अब मस्जिदों का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वादी की नई नस्ल को राह रास्त पर लाया जा सके। इस अनोखी पहल से मंशियात की बिदत को शिकस्त दी जा सकेगी और कश्मीर से इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक जानिब जहां जमीन पर जन्नत कहलाती है कश्मीर, और इस अनोखी कश्मीर में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो एक बड़ा मसला है यहां की मंशियात, यहां की नौजवान नस्ल नशे की तरफ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, यहां की नौजवान नस्ल में नशे की लत जिस तरह से पड़ती जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 40% नौजवान इस लत में एक तरह से पड़ते जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सवाल ये उठता है कि आखिर इस बुराई पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। लेकिन जो पहल अब हालिया दिनों की जा रही है कि वादी की मस्जिदों से अब इस बुराई से आगाह करने के लिए, इस बुराई के जो मुज़िर असरात हैं उन्हें बताने के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिद के इमाम जो हैं वो एक तरह से राह दिखाएंगे भटके हुए नौजवानों को। जाहिर सी बात है कि इस पहल का खैर मकदम किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी सवाल उठते हैं कि इस
बुराई पर आज तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका, या लगातार ये बुराई क्यों फल फूल रही है वादी कश्मीर जैसी जगह में, इसे भी हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ असद खान फलाही साहब, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट रतन लाल गुप्ता साहब, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। ताहिर सैयद जी जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में, और कुछ और खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तीनों मेहमानों का, तीनों पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले असद खान फलाही साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर की खूबसूरती ही पहली बार में आपके जहन में उभर कर आती है, लेकिन जिस बुराई की हम बात कर रहे हैं, मनशियात की बात और नशे की जो बिदत है, जिस तरह से फल फूल रही है वादी में, इसकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतनी तेजी से यह बिदत और यह लानत वादी कश्मीर में फैल रही है कि सारे लोग परेशान हैं। जितने बाशऊर, जितने दानिश्वर, जितने हसास लोग हैं, वो इस लानत से परेशान हैं। अबू हुरैरा साहब, जब आपने मुझे आज बताया कि आज आपने ये टॉपिक रखा तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि एक बहुत ही समाज के रिफॉर्म के लिए आपने एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया, और ख़ासकर कश्मीर को लेकर। और जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो यकीन मानिए आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे, इतने चौंकाने वाले थे कि इस बुराई को कर्ब करने के लिए, इसको इस तरह की जो सोशल एविल्स हैं उनसे लड़ने के लिए हमें बहुत पहले इकदाम उठाने चाहिए थे। क्योंकि आप बताइए, इसमें सिर्फ नौजवान नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। जब आंकड़े बताए गए कि 70,000 से ज्यादा 40% यूथ है, उसके अंदर से 4,000 से ज्यादा ख्वातीन शामिल हैं जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह की हरकतों के अंदर मुलव्विस हैं। और आपको मैं बताऊं कि इतनी सारी स्टडीज जो की गई, सेवरल स्टडीज की गई इन सारी चीज़ों को जांचने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, आर्मी ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ इस पर बहुत सारे रिसर्च करे, और उन सब के जो उन्होंने आंकड़े लिए जा जाके, और लोगों तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, कि आप नशे की अगर लत लग गई, आपको मंशियात के आप आदी हो गए हैं, तो उस लत से छूटने के तरीके भी हैं। ये वहां के नौजवानों को पता भी नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि इससे पहले ये हालत थी पंजाब की। अगर आप पंजाब के आंकड़े उठा के देखें तो वहां 50% तक चला गया था रेशियो। जितने भी हिंदुस्तान की जितने भी कमीशंस हैं और जो इस तरह की नारकोटिक्स एक्ट के तहत बनाई गई, उन लोगों ने जब आंकड़े बताए तो इसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता गया, डी एम्प्लॉयमेंट होता गया, कि लोग जो हैं अपने काम और उसमें जो समाजी योगदान होना चाहिए, जो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी जगह आप लाइबिलिटीज़ बनते गए स्टेट के ऊपर और समाज के ऊपर। क्योंकि आप ड्रग एडिक्टेड होने के बाद तो आप दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है फिर इंसान की। वो खुद अपने लिए तो कुछ रहता नहीं है, दूसरे के लिए और एक मुसीबत बन जाता है कि या तो वो क्राइम करेगा या इस तरह की कुछ और असामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा जो उसको गलत रास्ते पे ले जाएंगी, फिर क्राइम के नौबत आ जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको कर्ब करने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए तमाम ही समाज के लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। ये एक माशरती बुराई है, इसको लड़ने के लिए चाहे मसाजिद का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग और भी हैं, जो देखिए, एक पता ड्रग एडिक्शन में सबसे बड़ी चीज़ होती है काउंसलिंग। आप जब तक काउंसलिंग करके उसकी विल पावर को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी चीज, एडिक्शन जो है ना, वो इजीली से नहीं छोड़ सकता कोई। तो उस काउंसलिंग को करने के लिए, ठीक है, डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, लेकिन समाज के ऐसे लोग कि उस रास्ते, क्योंकि एक सर्वे में बताया गया इसके अंदर अबू हुरैरा साहब कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है स्मोकिंग से, कि इंसान सिगरेट पीना शुरू करता है और फिर उसके बाद धीरे 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 वो इस तरह के आदतों में मुलव्विस होता चला जाता है। बिल्कुल। तो और असद साहब, मैं पढ़ रहा था और इसमें इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि तमाम एजेंसियां फेल हैं, तमाम जितने माहिर हैं वो एक तरह से फेल हैं। अब हुर्रियत ने एक पहल की है, वहां के जो बाशऊर लोग हैं उन्होंने एक पहल की है कि मस्जिदों का इस्तेमाल किया जाएगा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से, मस्जिदों के जो मेंबर हैं वहां से पैगाम दिया जाएगा इस लानत को खत्म करने के लिए। तो अब इस मामले की हसासियत समझी जा सकती है।
देखिए, मसाजिद का इस्तेमाल पहले भी मसाजिद में जो खुतबे दिए जाते हैं वो समाज को अच्छाई के रास्ते पे लाने के लिए, बुराई से रोकने के लिए ही होते हैं, वो हर तरह के। लेकिन अब उन चीजों के अंदर फोकस रखा जाएगा कि कैसे आप मंशियात से अपने आप को दूर रख सकते हैं। और वो लोग देखिए, एक इसमें 2 स्टेप हैं अबू हुरैरा साहब। एक वो है कि अभी बहुत सारे लोग एज पर खड़े हैं, यानी अभी कश्मीर का युवा जो है, नौजवान जो है, अभी एक ऐसे एज किनारे पे खड़ा है जो इन्वॉल्व हो सकता है ड्रग्स के अंदर। उनको रोकने की जरूरत है कि उनको कैसे रोका जाए। और दूसरा वो है कि जो लोग एडिक्टेड हो चुके हैं उनको वापस कैसे रिहेबिलिट किया जाए, उनको वापस उनकी नॉर्मल जिंदगी कैसे अता की जाए। इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। और आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं मुत्तफिक हूं कि जितने भी एजेंसीज हैं और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए इस नाउमीदी के साथ कि वो लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो मुलव्विस हो चुके हैं, उनको वापस राह रास्त पर लाना, वापस ट्रैक पे लाना जिंदगी के बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स, और खास करके देखिए ये इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं ना, जो आज दुनिया में अलग अलग हो गए हैं, बल्कि वहां पे तो विनोम का भी एक जिक्र चल रहा है वहां पर है, और इस तरह के कोकीन है और पता नहीं कितने ड्रग्स हैं, उनका नाम भी, क्योंकि अब जैसे जैसे दुनिया एडवांस्ड होती जा रही है, नशे की चीजें भी उतनी एडवांस्ड होती जा रही हैं, तो उनको वो एडिक्शन इतना हैवी हो चुका है, उनके लिए, उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें सोशल बाउंडेशन, रिलीजियस बाउंडेशन या हमारी अपनी अखलाकी बाउंडेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन के उसमें हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। उन्हें अब समाज से, रिश्तेदारों से, मजहब से और इन तमाम चीजों से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमें किसी तरीके से नशा मिलना चाहिए, हम मंशियात के आदी हो चुके हैं। और वो तो उनको जाहिर सी बात है, इससे बिदअत की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और अब इस पर बहुत काम करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। इस बीच मेरे साथ नईमा अहमद महजूर साहिबा, जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ी हुई हैं। नईमा अहमद महजूर साहिबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा यासिर जिलानी साहब तर्जुमान हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। नईमा अहमद महजूर साहिबा, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। मंशियात ने जिस तरह से अपने कदम वादी में जमाए हैं, उसके जो आंकड़े वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल नहीं, या सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों में भी, खवातीन में भी ये लानत बड़ी तेजी से फैली है। क्या वजह इसकी आप देखती हैं? जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इन वजूहात को पहले जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन देखें, उससे पहले देखना होगा हमें कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ और जो मैंने कमीशन में काम करके महसूस किया है कि खासतौर से लड़कियों में या नौजवान लड़कों में इसकी बिद्दत क्यों बढ़ रही है, जो यहाँ का जो कॉन्स्टेंट टर्मोइल वायलेंस है वो एक बहुत बड़ी वजह है। और जो हालात यहाँ पे रोज रोज के जो बन रहे हैं, जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या सियासी गैर यकीनी कहिए जिसमें हम रह रहे हैं पिछले 30 बरसों से, वो एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कि एक टॉलरेंस लेवल जो है, बर्दाश्त करने की हद जो है, बहुत हद तक कम हो गई है। और बच्चे रेफ्यूज हासिल करना चाहते हैं किसी चीज में, और उनको लग रहा है कि अब अगर हमें मरना ही है, अगर बंदूक से नहीं मरना है तो इसी से मर जाएंगे। ये एक सिचुएशन है जो यहाँ पे है। देखिए, हमारी बदकिस्मती जो है, पहले हमारी एक नस्ल बंदूक की शिकार हो गई, अब जो दूसरी नस्ल है वो अब मनशियात के आदी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो इसका टॉलरेंस लेवल है, दूसरा मैं सबसे बड़ी वजह समझ रही हूँ कि जो हमारे पास जो तस्वुर था रिलेशनशिप का, वो मैं कहना चाहती हूँ खासतौर से कश्मीर के अवाम को, वो बहुत हद तक बिखर चुका है। और एक कनेक्टिविटी जो हम आपस में रहा होती थी, वो अब बहुत खत्म हो चुकी है। और पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। उन पे जिस तरह की नजर होती थी, जैसे हम भी जब बच्चे थे हमें कहा जाता था, पूछा जाता था, तो ये थोड़ी सी एक जो बीच में एक खलीज पैदा हुई है और एक दूरी जो पैदा हुई है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि बच्चे हमारे जो हैं, और खासतौर से लड़कियां भी हैं, मनशियात के आदी बनती जा रही हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह कि हमारे यहाँ पे 5 लाख से जायद नौजवान पढ़ी लिखी लड़कियां, लड़के बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।
और अगर वो बहुत ही वल्नरेबल अपने आप को फील करते हैं, अगर कोई उनको इसमें शामिल करना चाहता है या उनको इसका आदी बनाना चाहता है, वो बेचारे बहुत ही फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, वो इसके शिकार एकदम से हो जाते हैं। और फिर जो यहाँ पे इदारे, जो बहुत सारे इदारे हैं, जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो मेल जोल हुआ करता था पहले एजुकेशन के साथ, कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी लेवल पे, वो भी मुझे लगता है कि किसी हद तक यहाँ पे बहुत कम हुआ है। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लेबल के तहत जो सब कुछ होता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत सारे जो अनासिर है शामिल हो गए हैं, और हमारे बच्चे जो हैं बहुत इसके शिकार हो रहे हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक बच्चों में आप देखेंगे एक तरह से इतना एंगर है, इतना गुस्सा है बच्चों में, और हम ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं पता करते कि बच्चों में इतना गुस्सा क्यों है, और हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं कश्मीर के जो हालात हैं वो भी इसके लिए एक बड़ी वजह है। जिस तरह के कश्मीर के नामुसाइद हालात कह लें, गैर यकीनी के जो हालात हैं, वो भी इसके लिए एक बड़ी वजह है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर इंतजामिया और सरकार क्या करते हैं, किस तरह से इस बिदत ने और इस लानत ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली। मैं ताहिर सैयद आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर इंतजामिया क्या करता है या सरकारें किस तरह से काम करती हैं कि एक बिदत, एक लानत जिस पर आज पूरा कश्मीर फिक्रमंद है, कैसे इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई? ताहिर सैयद। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने इससे पहले भी 1 घंटे की एक स्टोरी की, या मुसलसल जिस तरह से आप कैंपेन चला रहे हैं इस मनशियात के ख़िलाफ़, इसके लिए आपकी चैनल, आपके जो मैनेजमेंट जो है या एडिटोरियल स्टाफ जो आपका है, उसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरी बात देखिए, जैसे अभी नईमा जी भी कह रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो हालात जो हैं, जिस तरह के हालात से यहाँ के नौजवान गुजरे हैं, या जो खासकर जो बच्चे जो आजकल जो हमने रिसर्च में भी जो पाया, जो मैं भी पढ़ रहा था, या जो रिसर्च पेपर जो सामने आ रहे हैं, जो वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 16 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। ये वही नस्ल है जो पिछले 30-35 साल के साथ बड़ी हुई है, जिन्होंने यहाँ का टर्मोइल देखा, क्योंकि इस तरह के हालात हैं, ये कल्बी सुकून नहीं है, कल्बी इत्मीनान नहीं है, जहनी सुकून नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, रोजगार के भी मसाइल हैं, समाजी मसाइल भी हैं, किसी जो जहनी दबाव जो इनमें है, जो होपलेसनेस का भी जो माहौल है, वो एक सबसे बड़ी वजह इसमें है। और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, देखिए, एक तो इज्तिमाई सतह पे जो जिम्मेदारी है, जो समाज की जिम्मेदारी है, जो उलमा की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो पुलिस महकमा की जिम्मेदारी है, वो इसमें जाहिर सी बात है अहम है। लेकिन इसके अलावा जो वालिदैन की जिम्मेदारी जो है, देखिए, वालिदैन जो है, वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चे पर कड़ी नजर रखें। जैसे नईमा जी भी कह रही थी कि ये बच्चा कहां जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है। ठीक है, देखिए, वालिदैन की जिम्मेदारी तो पहली जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है। ताहिर सैयद, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आखिर ये ड्रग्स, ये ममनुआ जो अद्वियात, ये ड्रग्स जो आती हैं, जो मंशियात पूरी जो सप्लाई होती है, इस पर आखिर इंतजामिया की नजर क्यों नहीं रहती है, सरकारों की नजर आखिर क्यों नहीं रहती है इस पर? वही कह रहा हूं ना, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि रोल जो है वो मुख्तलिफ है। जहां समाज में, जहां जो है पूरे समाज का रोल एक है, वहां मैंने पहले आपको बात की कि इनफरादी सतह पर वालिदैन का क्या रोल है। अब देखिए, जहां तक इंतजामिया का सवाल है, मैं तो हम तो गवर्नमेंट में है नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात नहीं, देखिए, गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में रहे कई बार आप लोग हैं। देखिए, मुझे पीडीपी गवर्नमेंट में रही कई बार है, और आप इसे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मसला काफी पुराना है। मसले की जड़ें धीरे धीरे मजबूत हुई हैं ताहिर सैयद, ये तो मानना पड़ेगा। अचानक ये मसला नहीं पैदा हुआ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अहम और तशवीशनाक मसला है। ये बहुत ही अहम, क्योंकि इसका ताल्लुक एक कौम के मुस्तकबल के साथ है। नौजवान बच्चे, कौम का मुस्तकबल नशे की लत की तरफ जा रहा है। ये बड़ा हम सब के लिए तशवीश का जो है, तशवीश की बात है। जहां तक देखिए, पुलिस जो है, पुलिस भी इसमें अपने तरीके से काम कर रही है। अगर आपने देखा होगा, आए रोज पुलिस जो है
गिरफ्तारियां कर रहे हैं मनशियात के साथ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। जहां तक सरकार की बात है, जहां तक मुझे याद है कि हमारी सरकार के दौरान हमने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को और स्ट्रेंथन किया था और स्टाफ दे दिया था, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स थे वो ज्यादा से ज्यादा किए थे, और मुझे लगता है कि ज्यादा हो नहीं पाया है जितना ज्यादा होना चाहिए था। जितना ज्यादा ये तशवीशनाक मसला है, जितना ज्यादा इस चीज पे काम होना चाहिए था, इसमें सिर्फ अफीम, गांजा, हेरोइन वगैरह का चरस का ही मामला नहीं है, बल्कि जो मैं रतनलाल गुप्ता जी, रतनलाल जी आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल जी, जब सरकारें इतनी संजीदा हैं, जिस तरह से ताहिर सैयद कह रहे हैं, गवर्नर साहब का भी बयान आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार इस मंशियात के जो पैर हैं और मजबूत होते चले गए दिन ब दिन। इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? मजबूरी कहां पर है या कमी कहां पर रह जाती है रतनलाल जी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस बात पे जो आज बहस रखी है ड्रग्स अब्यूज़ पे। मैं समझता हूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इसका बुरी हालत है। अभी आपने अगर पिछले दिनों में होम मिनिस्ट्री का सर्वे देखा होगा, 14 से 16 तक इन्होंने किया, 10 लोग रोज मर रहे हैं ओवरडोज लेने से लिए। और यही हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है, कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है। जम्मू में भी कोई ये अछूता नहीं है सिस्टम इसका। आप यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाइए, स्कूलों के अंदर चले जाइए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो जड़ें जो बनी, मैं माफ करेंगे आप, यहां इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें सबका कसूर है। हम क्यों नहीं मानते इसे? हम क्यों नहीं समझते कि इन जड़ों को मजबूत करने के लिए हम, पेरेंट्स का भी है, सोसाइटी का भी है, टीचर्स का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकारों की भी कमी है। जिस तरह से आपको सख्ती करनी चाहिए थी, आप पंजाब की मिसाल लीजिए ना, आप पंजाब की मिसाल लीजिए कि 50% तक यहां पर मंशियात बढ़ गया था, लेकिन वहां पर कितना सख्त कानून बनाया गया। सरकारों की भी कमी है, इसे भी आप मानिए। वही मैं नहीं, हम मान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि वो लोग जो आप रोज पेपरों में भी पढ़ते हैं और न्यूज में भी आता है कि भाई आज इतने 10 आदमी पकड़े गए, आज 5 आदमी पकड़े गए जो ड्रग्स में मुलव्वस हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग पकड़े तो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही छूट के बाहर आ जाते हैं, बेल पे आ जाते हैं। ये कानून जब तक आप सख्त नहीं बनाएंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं लाएंगे, मैं मुबारक करता हूं कश्मीर के उन ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये मस्जिदों से, भगवान के घर से ये शुरू किया है, खुदा के घर से ये शुरू कर रहे हैं कि इस पे काबू किया जाए और वहां से ऐलानात किए जाए कि ये बुरी आदत है, बुरी चीज है, ये इससे छुटकारा किया जाए। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार बाकी धर्मों के लोगों को भी इसमें जुटना चाहिए, पूरी सिविल सोसाइटी को जुटना चाहिए ताकि इस बिद्दत को दूर किया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे 7 स्टेटें मिलती हैं, इनमें भी इस किस्म का माहौल बनना चाहिए। हमारे लोग सब कहते हैं, यूएनओ में जाते हैं, लेक्चर करते हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस बिद्दत को देनी चाहिए जो पूरे मुल्क के अंदर आपकी पूरी आने वाली नस्ल और आपकी जो प्रेजेंट नस्ल है ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रही है। और बदकिस्मती इसमें ये है कि हमारी बच्चियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं। बिल्कुल। मैं यासिर जिलानी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो कश्मीर की खूबसूरती हमारे नजर में आती है, जहन में आती है, हमारी सोच में, और उसके बाद फिर वहां के जो हालात हैं कि बम, बंदूक और ये सारी चीजें। लेकिन इससे भी बड़ा मसला यहां की मंशियात का है। ड्रग एडिक्शन जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है और बड़ी तेजी से इसने पैर पसारे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह से ताहिर सैयद को हमने सुना, हमने नईमा अहमद महजूर साहिबा को सुना, या रतनलाल जी जिस तरह कह रहे थे कि यहां पर कोशिश की जा रही लेकिन काबू नहीं पाया जा रहा है, कमी कहां पर आप देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि आपने जिस जमीन को हमने जन्नत की तरह देखा है और जन्नत कहते हैं, आज वहाँ के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जो 2018 की रिपोर्ट है, जो वहाँ के डॉक्टर जो उसके एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज हैं यासिर साहब, उनकी जो रिपोर्ट एक आई है उसमें 46% इस वक्त की जो युवा हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं। ये बेहद ख़तरनाक है। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बात करूँगा, कड़ी और सख्त बात, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जब बबुल बोएंगे तो आपको आम का फल नहीं मिलेगा। आपने दहशत गर्दी की जब
खेती की शुरुआत करी तो उसने ना गार्जियंस ने, टीचर ने, ना रिलीजियस लीडर ने। जो आज रिलीजियस लीडर ये कह रहे हैं कि हम मस्जिदों से ऐलान करेंगे, अगर उन्होंने तभी मस्जिदों से ऐलान किया होता दहशतगर्दी को लेके, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, युवाओं का ये फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए है कि आज की मैं एक और रिपोर्ट आपको बता दूं कि कश्मीर में जितने भी अलगाववादी नेता हैं, उनके लगभग 120 बच्चे विदेशों में बहुत शानदार नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एयरलाइंस के अंदर काम करते हैं और तमाम बड़े बड़े ओहदों पे काम करते हैं, लेकिन गरीब कश्मीरी ड्रग्स में मुलविस है। ये सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अबू हुरैरा साहब। आखिर वो अलगाववादी नेता जो अपने आप को सामने रख के उन्होंने वरगलाने का काम पिछले 30 सालों में किया, जब चाहे वो कश्मीरी पंडित को वहां से निकाला जा रहा था, चाहे वहां से सूफिज्म को खत्म किया जा रहा था, तब भी हजरत बल सबको याद है, ना उस वक्त टीचर खड़े हुए, ना गार्जियंस खड़े हुए, ना वहां के बुद्धिजीवी वर्ग आए। तो ये मामला क्योंकि हमारे नौजवान जो नस्ल है उसको लेके है, अफसोस है, क्योंकि ये नस्लें अगर खराब होंगी, ड्रग्स में मुलविस होंगी, तो आने वाली जनरेशन हमारी कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन यासिर जिलानी, अब सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से गवर्नर राज या सदर राज अब जम्मू कश्मीर में है, तो उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के हालात पर किस तरह से नजर रखा जाए। गवर्नर साहब ने अफसोस जाहिर किया, लेकिन गवर्नर साहब ने उसका हल नहीं बताया कि आखिर हल क्या होगा मसले का। वहां के अवाम की इसमें बेहद जरूरत है कि वो दखल अंदाजी करें, वो लोगों के सामने आए। जिस तरीके से आज मस्जिद याद आ गई है, उसी तरीके से ठीक है कि आपने उस पे नहीं किया, तो आपके सामने ये खेती ऐसी आपने उगाई है, आप उसकी खेती को अब आप निकालिए, आप अपने बच्चों को अब सहिए। वो बच्चे जो इस वक्त पढ़े लिखे हैं, अभी मैडम कह रही थी कि बच्चे क्योंकि एजुकेटेड हैं, नौकरी नहीं है, तो नौकरी किसने नहीं लेने दी? क्यों नहीं आपने कभी उन अलगाववादी नेताओं से, मीरवाइस फारूक से, गिलानी से और तमाम यासीन मलिक जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, जिनके बच्चे कनाडा में हैं, और आपके ऊपर ठीक है। लेकिन यासिर जिलानी, अब तशवीश की बात यह है कि इसमें सिर्फ बेरोजगार या अनपढ़ लोग अब इस लत में वहीं तक ये जो लानत है नहीं रह गई है। अब इसमें पढ़े लिखे लोग जो रोजगार जिनके पास है, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तशवीश की बात तो ये है, वो इसीलिए शामिल हो रहे हैं ना। जब पढ़ने लिखने के बाद वो एक तरफ तो देखते हैं कि जो उनके कायद हैं, जो उन्होंने कहा कि आप पत्थर लीजिए और मारिए सेना को, उन कायद के बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया में मैं रतनलाल जी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं रतनलाल जी से आपका रिएक्शन लेता हूं। रतनलाल जी नहीं मिल रहा, रतनलाल जी पे सोचना होगा, वहां की आवाम को, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग को, वहां की सोसाइटी। जी रतनलाल जी, मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना रोल है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंट रूल चल रहा है और सेंटर उसको कर रहा है। यहां इस वक्त कम से कम, और ये जो मेन रूट काज है इसका, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियों हाथ में लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में, जो पिछले 30 साल का ये टाइम बीता है, उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बच्चे। फ्रस्ट्रेशन में ये काम भी कर रहे हैं, इसमें एंटर हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, एक तरफ आप कहते हैं कि हजारों की तादाद में हमारे पास वैकेंसियां खड़ी हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसीज है, इंजीनियर की वैकेंसीज है और तमाम वैकेंसीज है। तो जब वैकेंसीज आपके पास है, तो पढ़े लिखे बच्चे हमारे पास है, उनको क्यों नहीं आप नौकरी देते? क्यों आप अनएम्प्लॉयमेंट? आपको मैं एक ही मिसाल देता हूं, आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए, 10 से 12 डॉक्टर्स की वहां जरूरत है, सैंक्शन पोस्ट है, और वहां पे एक रतनलाल जी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार में रही है। आप लोग भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप लोग भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कई बार उसकी सरकार रही है, इख्तियार में रही है। हमने एक अल्फाज भी नहीं बोला। मुझे लगा कि शायद आप दहशतगर्दी को इसके लिए दोष देंगे। 2011 से लेके 2000 सुनिए आप मेरी, अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, मैं नहीं आना चाहता था पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये मसला जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। लेकिन अब जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, 2011 से लेकर 2014 का टाइम पीरियड आप देखिए, उस वक्त कश्मीर जन्नत था कि नहीं था?
उस वक्त फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था? उस वक्त अमरनाथ यात्रा या जो जितने भी हमारे टूरिस्ट बाहर से आते बड़े आराम से मंशियात पर बात कीजिए, मंशियात पर बात कीजिए। आपने क्या क्या वहां पर कर दिया, वो बहस नहीं है। मंशियात पर आपकी सरकार ने कितना काबू पाया था? आखिर इसकी जड़ें इतनी मजबूत कैसे होती चली गई? मैं वही आ रहा हूं कि उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने भी उसका किया होगा, जो भी करना होगा किया था, लेकिन ये जो जड़ें हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि महजूर साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रही है। नईमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों की भी कमी है? सरकारों की बड़ी कमी रही है, वरना शायद आज ये लानत, ये बिदत इतनी मजबूत नहीं होती, इतना इसका फैलाव नहीं होता। अबू हुरैरा साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सरकार के साथ साथ अलगाववादी नेताओं पे भी सवाल देखिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एडमिट करना चाहिए कि सरकारों की कमी रही है, वो चाहे गवर्नर रूल रहा है यहाँ पे, वो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही है, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अब हमारी जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस का है, खास तौर से जो इनका नजरिया रहता है, जिलानी साहब हमेशा से स्कोर सेटल करने की बात करते हैं, कभी हुर्रियत से, कभी अलगावादी, कभी कुछ। देखिए, ये वो मसला नहीं है। आपको समझना होगा कश्मीर की सूरत हाल बदतरीन है और बच्चों को हर बार जब वो 1 मील के फासले पे कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, 50 मरतबा उनको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो उनकी होती है, क्या वो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। आप यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे जो टर्माइल है, उसको ठीक करिए, यहाँ पे सारे मसाइल हल होंगे। ये सबसे बड़ा मसला है, जो बच्चे यहाँ पे इतना गुस्सा है उनमें, इतना एंगर है उनमें और ये दूसरे कामों में चले जाते हैं। वो वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और दूसरे अनासिर भी आते हैं इसमें, वो भी ऐड करते हैं। और हमें पता करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि ये ड्रग जो है ये आता कहाँ से है और किस तरफ से आता है। अगर वहां पे हमें पता चले, उसके बाद आप बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत अच्छी बात है नईमा जी ने कही कि आखिर इसके जड़ में जाने की जरूरत है। ये मंशियात आखिर आ कहां से रही है, ये बिदात इतनी फल-फूल कैसे रही है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। यासिर जिलानी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, फलाही साहब भी इंतजार करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इसी इशू पर बात करेंगे जो नईमा जी ने बात कही कि आखिर इसकी जड़ में जाने की जरूरत है कि ये कारोबार इतना फल फूल क्यों रहा है, या जो इसकी स्टार्टिंग, जो इसका पॉइंट है। तो आज हम एक बहुत अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि आखिर जन्नतनुमा कश्मीर में मंशियात का कारोबार इतना ज्यादा क्यों फल फूल रहा है, यहाँ के नौजवानों में ये लत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मंशियात ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आज हम इसी पर प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। और सवाल यह भी उठता है कि इस लानत को समाज से आखिर कैसे खत्म किया जाएगा, या जो ये लानत इतनी तेजी से फल फूल रही, इसके पीछे कमियां कहां पर रह जाती हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। मैं असद खान फलाही जी आपके पास ही आना चाहूंगा। असद खान फलाही जी, सवाल ये उठता है कि आखिर सब कुछ हुक्काम की नाक के नीचे ही एक तरह से होता है और इतनी तेजी से कश्मीर में मंशियात का कारोबार बढ़ा है। सवाल ये उठता है कि 12 साल से लेकर 20 साल के जो हमारे बच्चे हैं, जो बिल्कुल मासूम, वो भी इस लानत से एक तरह से नहीं बच पा रहे हैं। देखिए, यहाँ जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबका अपना अपना जाविया हो सकता है देखने का, और किसी के भी जाविये को इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे वहाँ पे डिस्प्यूट है, एक आतंकवाद का एक वो है, उसकी वजह भी एक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से भी एक है, स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पर। इस तरह की सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये एक एक रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हमें हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए, कलेक्टिवली देखना चाहिए। देखिए, वही एक रिपोर्ट्स ये कहती है कि 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। यानी आप देखिए, अर्ली स्कूल टाइम में, यानी अभी आप कॉलेज में जाने ही वाले, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जो 14 साल में आप पहुंच रहे होते हैं 10th क्लास में, और उसी वक्त आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ ने इसका काउंटर दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट इसकी रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि आप अर्ली एज में ही आप चले जा रहे हैं, मुलविस हो जा रहे हैं, इंडल्ज हो जा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। UNDCP का, यूनाइटेड नेशन ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है
31% जो हैं औरतें इन्वॉल्व हैं, महिलाएं और खातीन और लड़कियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और किस तरह के नशे लिए जा रहे हैं, देखिए एक तो हो गया जो होता मेन, जिसके अंदर कोकीन है, आपका हीरोइन है और इस तरह की, एक नए उसके सब्स्टिट्यूट्स में जो आते हैं, देखिए क्या पेंट वार्निश यूज कर रहे हैं लोग अपने आप को नशा लाने के लिए, थिनर यूज कर रहे हैं, फेविकोल यूज कर रहे हैं, एसआर सॉल्यूशन, ये सारी जो चीजें जो हम डोमेस्टिक यूज के लिए होती हैं, इनको कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को नशे में डालने के लिए। कि इस तरीके की चीजें, ये यूनाइटेड नेशन ड्रग्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं हर एक की जिम्मेदारी है। हम होता क्या, हम अबू हुरैरा साहब बहुत आसान होता है जिम्मेदारियों का ठीकरा दूसरे फोड़ देना कि फला की वजह से हो रहा है। इसमें वालिदैन भी जिम्मेदार हैं, वहां के समाज के जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदार हैं, सरकारें भी शामिल हैं इसके अंदर, और हर वो शख्स जो उस समाज का है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लिए जिम्मेदार है। कि अगर मैं कोई चीज गलत होते हुए देख रहा था तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उस चीज गलत काम को होते हुए रोकूं। जो आज मंशियात का कारोबार इतना बढ़ गया और इतने ज्यादा युवा उसके अंदर जो नौजवान है शामिल हो गए कि हमारी आने वाली नस्लें जो है उसके अंदर खराब होंगी, तब हमें फिक्र हो रही है। यही बात मैंने ताहिर सैयद से भी की थी और रतनलाल जी से भी यही बात की थी कि जो रोकने की बात है उसमें सरकार और इंतजामिया नाकाम हुई है, हुक्काम के नाक के नीचे सब हो रहा है। और असद खान फलाई साहब, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा इसके केस राजधानी श्रीनगर में है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा लोग मंशियात से मुतासिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं। तो ये वैली के ही तो हैं सबसे ज्यादा, जो श्रीनगर का जो एरिया है और उसके अंदर उसके आसपास, ये सबसे ज्यादा उसी के अंदर हो रहा है। और अब बताइए कि चलिए आप एक तरफ ये कह सकते थे कि पहले दूसरे स्टेट पंजाब हुआ करता था, और आपको पहले बताऊं कि आज अगर 2005 से 2014 की जो रिपोर्ट उठा के देखें उसमें कश्मीर था ही नहीं। टॉप 5 स्टेट में आसाम था, आपका उत्तर प्रदेश था, आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, कश्मीर कहीं नहीं था। ये अब अगर हालात इस तरीके से खराब होते जाएंगे तो ये नंबर 1 पे पहुंच जाएगा और क्राइम रेट भी बढ़ेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से पूरी की पूरी जो एक सोसाइटी है वो कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि जब ड्रग्स का ये हालत हो जाए कि आपके जो है ख्वातीन भी शामिल हैं, 40% युवा, जो डे बाय डे ये डेटा बढ़ता जाएगा। आज 40 है, 6 महीने बाद जब आप दोबारा अबू हुरैरा साहब दोबारा इस पर डिबेट रखेंगे, दोबारा इसके ऊपर एक डिस्कशन रखेंगे, तो आप देखिएगा कि रिपोर्ट जो बता रही होगी कि ये डेटा, ये नंबर जो है ये बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इस बीमारी से इस लड़ने के लिए जिन चीजों को कर्ब करने की जरूरत है, अभी आपको पता सिर्फ 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, और उनके बावजूद लोगों को पता भी नहीं है, वहां के लोगों को, कि इस तरह का कोई सेंटर भी है जहां वो जाके अपने नशे की आदत को छुड़वा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको एक साथ मिलजुल कर, बहरहाल सब जिम्मेदार हैं, बिल्कुल मैं किसी की बात की कि जो आतंकवाद वहां दहशतगर्दी पनप रही है उसकी वजह, तो हम सब चाहेंगे, हम सब चाहते हैं आतंकवाद से भी छुटकारा पाना, हम ड्रग्स से भी चाहते हैं। तो हम सबको एक साथ मिलकर चाहिए कि वहां अच्छी पहल की गई है, जो माइक से कहा जा रहा है, मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, और भी इस तरह के जो सोशल इदारे हैं, जो सामाजिक इदारे होते हैं, जहां से आप समाज को एड्रेस कर सकते हैं, खिताब कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं, वो सारे मीन्स, वो तमाम जराए इस्तेमाल किए जाने चाहिए इस बुराई से लड़ने के लिए। और ये आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो और लेट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से इस बुराई से हमें लड़ना चाहिए था उस तरह से हम नहीं लड़े, और अगर आज भी हम इस पर हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। इस बीच मेरे साथ चंडीगढ़ के रिटायर्ड डीएसपी जसबीर सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जसबीर सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। जसबीर सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, और खासतौर से जम्मू कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि यहां पर ड्रग्स एडिक्शन को लेकर ड्रग्स एडिक्शन ने अपने पैर बहुत बुरी तरह से एक तरह से जमा लिए हैं, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो गई। पहले हम देखते थे कि ये लानत जो थी पंजाब में बहुत बुरी तरह से थी, लेकिन कश्मीर में अब हालात इसको लेकर बहुत खराब है। देखो, ऐसा है, मैं महसूस करता हूं कि ये चीजें तब बढ़ती हैं जब सामाजिक ताना बाना तो टूटता है। फोर्सेस का कोई भी फोर्स है किसी स्टेट की, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा भी चपेट में आ गया उसके बाद के दिन। इसमें क्या है कि जब हमारा समाज का जो हमारा आम जो सामाजिक नागरिक है वो हमारा पुलिस फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस के साथ
जिसका रास्ता टूट जाता है उनको इंफॉर्मेशन पास होना बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी जरूरी है कि जो हमारा समाज है उसके साथ प्रशासन की टीमें जुड़े, उसके अंदर प्रशासन भी है और पुलिस फोर्सेज भी हैं, और जब दोनों ज्वाइंट हैंड करेंगे तब इन चीजों के ऊपर काबू पाया जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है इस चीज को पाने की। लेकिन जगबीर जी, सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ये इतनी तेजी से कैसे फैलता है मंशियात का कारोबार? क्या सरकारें इस पर नजर नहीं रखती हैं? इंटेलिजेंस क्या उसकी नजर नहीं रहती है? देखो, सरकार और इंटेलिजेंस हर चीज के ऊपर नजर नहीं रख सकती है। हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है आई एंड ईयर्स जो है, हमारे कान और आंख और कान जो है वो जनता होती है, समाज होता है, समाज के लोग होते हैं। जब हम समाज के लोगों से संपर्क हमारा टूट जाता है, हमारा रास्ता अच्छा नहीं रहता, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आना है, फोर्सेज के पास इंफॉर्मेशन आना, प्रशासन के पास इंफॉर्मेशन आना बहुत मुश्किल काम है जी। अपने आप में कोई भी इंडिविजुअल आदमी परफेक्ट नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि पुलिस फोर्सेज, प्रशासन आम जनता का विश्वास जीते, ताकि हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है ड्रग्स के बारे में, सामाजिक बुराई के बारे में, वो उन तक पहुंचे, और उस पर काबू करने के लिए भी आप जनता का सहयोग लें और जनता को अपने साथ जोड़ें। एक मुहिम के तौर पे, एक कानून के तौर पे इन चीजों को लेंगे तब इसको रोक पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जगबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। मैं रतन लाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जगबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि समाजी ताने बाने की जब कमी हो जाती है, जब आपसी तालमेल की कमी हो जाती है, तब इस तरह की बुराइयां आसानी से फैलती हैं। और जिस तरह से कश्मीर में जो मंशियात की जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, जितनी संगीन सूरत हाल है, उसमें ताने बाने की बहुत कमी नजर आ रही है। रतन लाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताने बाने की ही कमी है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी देखना चाहिए कि जितने जो ये ड्रग्स आ रहे हैं ये इंपोर्ट हो रहे हैं, और ये जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं इनको कम से कम ऐसे ढंग से सीज किया जाए ताकि ये इस किस्म की ड्रग्स जो है हिंदुस्तान के अंदर आ ना पाए। अभी पिछले दिनों में, चंद दिन हुए, 250 करोड़ रुपए की जहां ड्रग्स अमृतसर बागा में पकड़ी गई है। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारे अंदर आ रही है जहां जो लूप होल है उनको दूर करना तो एजेंसियों का काम है, पुलिस का काम है। यहां तो जनता क्या करेगी वहां पे? तो जनता या सोसाइटी, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को उनकी काउंसलिंग के लिए लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको विश्वास दिया जाए, जो उस काउंसलिंग से, उस सेंटर से निकले उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सोचा जाए। बेसिकली जो इसके रूट काज है वो फ्रस्ट्रेशन है, इसके रूट काज बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयड हमारे बच्चे हैं उनकी नौकरी का सिस्टम किया जाए, और बाकी जगह भी देखा जाए जो इंपोर्ट हो रही है बाहर से उसकी प्लगिंग होनी चाहिए। वो तो एजेंसीज करती है और इनकी नाक के सामने ये काम होता है। आपने शायद देखा होगा पंजाब में कैसा हुआ, ये इसमें पॉलिटिक्स के लोग, ताहिर सैयद, कहीं ना कहीं सरहद के उस पार से भी ये सारी चीजें जो मंशियात से जुड़ी हुई है, ममनुआ जो अद्वियात हैं, ये सरहद के उस पार से भी बड़ी आसानी से एक तरह से सप्लाई की जाती है। बिल्कुल, एक पारी से नहीं, बाकी मुल्कों कई ऐसे मुल्क हैं जो इनको बनाता है, उन मुल्कों को भी हमें बाइकाट करना चाहिए, उनको भी, उन पे भी सैंक्शंस लगवानी चाहिए, ताकि हम देखें कि भाई वो जो मुल्क हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और ताहिर सैयद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ताहिर सैयद, रतन लाल जी आपकी बात हो गई। रतन लाल जी, बात हो गई। हम एक सोशल इशू पर यहाँ पर बात कर रहे हैं जी, एक अहम सोशल इशू पे यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यासिर जिलानी जी ने इस पे सियासत को भी लाया, अलगावात को भी लाया, मिलिटेंसी को भी लाया। यासिर जी, हमने बंदूक को दावत नहीं दी है, बंदूक जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है। अगली बार जब बहस होगी आप भी आइए, मैं इस चीज पर 1 घंटे आपसे बहस करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर बंदूक को थोपा गया है, ये बंदूक का नासूर जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है। और जिस हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, जैसे नईमा जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का एक अहम रोल है। अब आप दीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल, आज की एक ताजा एग्जाम्पल दे देता हूं। आप देख लीजिए, यात्रा के नाम पर हाईवे को 5 घंटे बंद कर दिया गया है।
ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया है। नहीं देखिए, ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, ताहिर सैयद, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और जिस ड्रग एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस मंशियात की हम बात कर रहे हैं, ये समाज से जुड़ा हुआ मसला है। यहाँ पर समाज ही एक तरह से हसास नहीं है। कश्मीर में हमेशा यात्रा सुरक्षा रही है, लेकिन आज यात्रा को पॉलिटिसाइज किया गया, आज यात्रा पर राजनीति की जा रही है। देखिए इस समाजी इशू में अब यात्रा की बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं ताहिर सैयद समाज से जुड़ा हुआ इशू था और समाज उस पर हसास नहीं था, जिसकी वजह से इसकी जड़ें मजबूत होती चली गई। ताहिर सैयद, ताल्लुक भी मेरे समाज से है अबू हुरैरा जी, इसका ताल्लुक मेरे समाज से है, इसका ताल्लुक मेरे जीवन से है, इसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है कि मुझे आप 4 घंटे घर में बंद कर देते हो और यात्रा के नाम आपको 4 घंटे की फिक्र है, लेकिन जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो रही है उस पर आप बात करना नहीं चाह रहे हैं। मासूमों की जिंदगी जिस तरह से बर्बाद हो रही है, आप उस पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। 2010 में कुछ नहीं हुआ, 2016 में कुछ नहीं हुआ। जब मैं ताहिर सैयद मैं क्या कह रहा हूं, जो पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है, पूरी नस्ल जो बर्बाद हो रही है मंशियात की वजह से, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप फ्रस्ट्रेशन का लेवल देख लीजिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों, आप देखिए ड्रग्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ा तशवीश का मामला है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरी जिंदगी का मामला है। इसका ताल्लुक भी जिंदगी का मामला है ना, जो बार बार आप जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा जवाब डिग्री की तापमान आपने कहा कि मैं राजनीति में आ गया, मैंने सियासत कर ली, मेरी बात नहीं। देखिए सियासत से जुड़ा हुआ तो मसला है मंशियात का। ताहिर सैयद, सरकारें क्या करती रही इस पर इंतजामिया क्या करता रहा, इसकी जड़ें इतनी मजबूत आखिर क्यों हो गई? ताहिर सैयद, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। में एक नक्सस का जो अहम पहलू है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, मैं ताहिर सैयद क्या कह रहा हूं कि पीडीपी ने अपनी सरकार में क्या किया था मंशियात को लेकर, पीडीपी की सरकार ने क्या किया था, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हाईवे कितनी देर बंद कर दिया गया या कितनी देर का कर्फ्यू लग गया, कितनी देर का बंद हो गया। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे इजीली अवेलेबल है। उसी सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं जो इनकी नेता ने किया था इंडियन टीम के जर्सी को लेके। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है डी एडिक्शन सेंटर के जो इंचार्ज हैं यासिर एच राठर, उनकी रिपोर्ट में बता देता हूं आपको। मैं बता दूं कि 1 ग्राम हेरोइन की इस वक्त जो कॉस्ट है कश्मीर में 3000 है। अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 10वीं और 12वीं में लड़के पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 3000 लाने के लिए क्या क्या करते हैं। मोहतरमा जरा आप भी सुनिएगा, जो मेरे अंदर का दर्द है उसे समझने की कोशिश कीजिए। 1 ग्राम 3000 का है। पहले वो छोटी छोटी चोरियां करते थे अपने घर में, अब बड़ी चोरियां करने लगे हैं, क्योंकि उनको वो किसी भी हालत में वो इतने एडिक्शन हो चुका है उन्हें कि वो बिना ड्रग्स लिए हुए जिंदा नहीं रह सकते। आप ये कश्मीर की हालात आखिर कैसे यहां तक पहुंची, इस पे कभी गौर नहीं किया है। अगर गौर नहीं किया तो अब काम करने की जरूरत है। आप मेरे जो सख्त वाले सवाल हैं उस पे गौर कीजिए कि आखिर ये कैसे आया, ये माहौल कैसे बना, ये लानत जो बार बार अबू हुरैरा साहब कह रहे हैं, ये लानत हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे हुआ, हमारे नौजवानों के बीच में कैसे पहुंचा। और फ्रस्ट्रेशन की जो बात हो रही है तो 10वीं और 12वीं के बच्चे के पास कैसी फ्रस्ट्रेशन, अभी तो उसके पास एक लंबा वक्त है, वो हायर स्टडीज करेगा, उसके बाद वो जॉब की बात करेगा। ये जो मामला आया है ये कैसे आया, ये जो ड्रग्स आ रहा है बाउंड्री से पार हो रहा है, ये कौन लोग लेके आ रहे हैं, इदारों को जवाब देना है। जो इस वक्त चर्चा करिए और मैं जो बात कहता हूं सच्चाई के साथ बात कहता हूं। ठीक है, यासिर जिलानी बात हो गई। यासिर जिलानी देखिए, नईमा जी कुछ बहुत अहम सवाल उठा रही है। कश्मीर को यासिर बात होगी। यासिर जिलानी साहब मैं आ रहा हूं। नईमा अहमद महजूर साहिबा कुछ सवाल कर रही हैं। जिलानी साहब किसी और का भी सुन लीजिएगा, सबका सुन लीजिए। मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ, आपकी सरकार, आप दिल्ली में भी आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, अब आप ही इसका पता लगा लीजिए और हमें भी बताइए खुदारा कि ये जो आता है, अगर ये ड्रग आता है यहाँ पे, इस तरह की सारी चीजें, हेरोइन तो है ही नहीं कश्मीर में, लेकिन आता कहाँ से, इसका पता लगाइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, जो यहाँ पे सरकारें रही हैं उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के उस लेवल में सारा कुछ करते रहे। लेकिन अगर अब आज आपकी सरकार है,
आप जरा पता लगाइए और ये जो जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं इनको बंद कीजिए, इनको सजा दीजिए। आप तो वो भी नहीं करते हैं, बल्कि आप शोर हंगामा करते हैं कि कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में वो हुआ। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसका समाधान करना है, वो चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो चाहे ड्रग का प्रॉब्लम है। और अगर आप उसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए हमारा 50% मसला हल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। यासिर जिलानी जो बात नईमा जी कह रही है कि वहां पर प्रेसिडेंट रोल है, अभी गवर्नर राज है और सेंटर में भी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती यासिर जिलानी? क्या सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए मासूमों की जान बचाने के लिए, मासूमों का मुस्तकबिल बचाने के लिए? क्या सेंटर को सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? कश्मीरियत को बचाने के लिए सेंट्रल की हुकूमत कुछ भी करेगी, आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन कल अगर 10 जगह रेड मार दी जाए, 10 बड़े नेताओं के घर पे रेड हो जाए और उनको अगर कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी तो सबसे पहले ये लोग मोमबत्ती लेके हर जगह एहतजाज करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी सी इनको अपनी सोच बदलने के लिए कहिए, ये सोच बदलेंगे, कश्मीरियत बचेगी। और मुझे यकीन है कि कश्मीरियत पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। क्या किया आप हमें बताइए। हम आपसे ये पूछते हैं, आप हमें कह रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर आपने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिए। हमने बड़े ध्यान से पिछले 5 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बद से बदतर हालात हुए हैं। और आज ये जो बने हुए हालात, ये यही ठीक है। देखिए फिर डिबेट से बाहर चले जाएंगे। मैं असद खान फलाही साहब, यासिर जिलानी बात हो गई, रतन लाल जी बात हो गई। यासिर जिलानी ने कहा कि उनकी सरकार काम करेगी और इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है और सरकार कदम उठाएगी। इस पर उनका जवाबदेह होना एक तरह से बनता है। मैं असद खान फलाही साहब आपके पास आना चाह रहा हूं कि अब मस्जिदों को शामिल किया जा रहा है, मस्जिदों से इस लानत को रोकने के लिए पैगाम और मैसेज दिए जाएंगे। कितना अहम रोल मस्जिदें अदा कर सकती हैं, यह सवाल उठता है। क्या इस बिदत को खत्म किया जा सकता है इस पहल के जरिए? देखिए, मस्जिदों का हमेशा से अहम रोल रहा है समाज को जोड़ने में, समाज की बुराइयों पर गालिब आने के लिए, समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि मस्जिद से भी बेसिकली काउंसलिंग मैटर करती है कि आप किसी इंसान की ब्रेन वॉशिंग कैसे कर रहे हैं। जब तक आप उसकी काउंसलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं कर दें कि उसकी विल पावर, उसकी डिटर्मिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जो कल तक ड्रग्स लेता था वो आज अपने आप को रोक सके। क्योंकि ये क्रेविंग होती है, जब आप ड्रग्स लेते तो हमारे खून के अंदर निकोटीन और वो नशा मिल जाता है, तो वो क्रेविंग होने लगती है। उस क्रेविंग की वजह से बहुत बार ऐसे मौके होते हैं कि इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पाता। उसकी वजह यह कि वो क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी उसकी तलब इतनी मतलब इतनी शिद्दत के साथ लग रही होती है कि इंसान हर तरह के बाउंडेशंस को लांघने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो मसाजिद का बहुत अहम रोल रहेगा। मैं कुछ और भी तजवीज पेश करना चाह रहा था अबू हुरैरा साहब कि इस तरह के जो मेडिकल सेंटर्स हैं वहां पर, जहां पे इस तरह की दवाइयां जो हैं जिसके अंदर ड्रग्स का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, उन पर भी कंट्रोल करने की रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जो चीजें धीरे धीरे इजीली अवेलेबल होती है, इंसान उससे शुरुआत करता है और फिर धीरे धीरे वो इतना एडिक्टेड हो जाता है कि फिर उसे कुछ चीजें नजर नहीं आती और वो इस हालत पे पहुंच जाता है कि अब वो अपनी जिंदगी को उसी में खत्म करना चाहता है। बिल्कुल कुछ चीजें और भी हैं, फार्मर्स के लिए भी है कि उनके जो वहां पर हैं उनको भी बेटर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं और एजुकेशन से जोड़ा जाए। रिहैबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए कश्मीर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे। जब उनके सामने कोई ऐसा केस पहुंचे तो वो वहां पर रिफर कर सकें और उसको लिंक कर सकें कि ये केस जो है वहां का और इसको वहां पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी जो सेंटर्स मतलब इस पर बहुत काम करने की जरूरत है और संजीदा तरीके से काम किया जाए। नईमा अहमद महजूर साहिबा, मस्जिदों के जरिए अब जो ये पहल की जा रही है, आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई में मस्जिदें अहम रोल अदा करेंगी? हुर्रियत ने जो कदम उठाया है पंजाब, जो पंजाब में आ रहा है इस वक्त, वो कश्मीर से आ रहा है। जी अबू हुरैरा साहब, इसके लिए मैंने एक लंबी मुहिम शुरू की थी यहाँ पे, और मैंने दारुल उलूम के सारे बड़े बड़े जो हमारे मौलवी साहिबान हैं
उनको लाया था, उनसे मीटिंग की थी कि कुछ कीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे वबा फैल रही है इस पे कुछ कीजिए। और मैं सैल्यूट करती हूँ मीरवाइज साहब का कि जिन्होंने इसको सीरियसली लिया और सबको कहा कि हमें जरूरी है मस्जिद में इस्लाह भी होती है, मस्जिद में सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ी जाती, कुरान ही नहीं पढ़ा जाता, मस्जिद में सोसाइटी में जितनी सारी चीजें होती है उनको डिस्कस किया जाता है, उनकी निशानदेही की जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अहम कदम है और बहुत ही अच्छा कदम है, और इसमें हर कश्मीरी को, वो चाहे जम्मू में है वो चाहे कश्मीर में, इसमें जुड़ना चाहिए। और इस वबा पे तभी हम काबू पा सकते हैं जब इसमें हम सब और सबको एक साथ आने की जरूरत है, इसमें सबको एक साथ आने की जरूरत है, तभी इस लानत पर, इस बिदत पर एक तरह से काबू पा सकते हैं। और जो कदम हुर्रियत ने उठाया है या जो कदम दानिश्वर लोगों की तरफ से उठाया गया है कि मस्जिद के जरिए अब पैगाम दिया जाएगा, इस बिदत को रोका जाएगा, इस कदम का भी इस्तकबाल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा अहमद महजूर साहिबा मेरे साथ जुड़ने के लिए। यासिर जिलानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रतन लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, असद खान फलाही साहब, ताहिर सैयद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।